आइए आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे जो आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, यानी इतिहास के तहत हम लोग क्या पढ़ते हैं, यानी अतीत का। किसका? अतीत। अतीत का मतलब होता है कि बीते हुए घटना है, यानी स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था, यानी प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी हेरोडोटस। यानी कहने का मतलब है कि इतिहास के पिता किसको बोलते हैं, तो हेरोडोटस को बोलते हैं। देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी थियोसीडाइसिस। कौन? थियोसीडाइडिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए अभी बताया है, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी हीगेल ने कहा था। हीगेल ने क्या कहा था कि इतिहास अपने को दोहराता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी हीगेल। ऑप्शन नंबर ए, हीगेल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कह रहा है कि किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग जो है ना, तो संघर्ष का इतिहास है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने द्वैतात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कह रहा है कि इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है। यानी इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है। तो सीले का है। किसका है? सीले। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या कह रहा है। जैसे देखिएगा, कह रहा है कि ओकसाट क्या था। तो सबसे पहले इसका आंसर होगा राइट ए नंबर। अब देखिएगा, एक के कह रहा है 3, तो 1 के 3, यानी ओकसाट जो था ना, तो यह है, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ठीक है, उसके बाद बी का 4, तो बी का 4, यानी ट्रेवेलियन, तो इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। सी का 1, यानी कॉलिंग वुड, तो संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। यानी कह रहा है कि लेखक और इतिहास का परिभाषा, यानी कौन से लेखक कौन सी इतिहास की परिभाषा दी है। उसके बाद ब्यूरी, तो ब्यूरी कहते हैं कि इतिहास जो है ना, इतिहास, तो इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस इतिहास दर्शन शास्त्रों ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो वेंडिटो क्रोचे ने कहा था। आगे कह रहा है कि इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था। तो हो जाएगा E.H. कार। आगे कह रहा है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है। यानी BC का मतलब क्या होता है, तो बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के
जन्म के पहले को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट बीसी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद बोलते हैं एडी यानी एनो डोमिनी। कहीं कहीं दिया जाता है सी भी दिया रहता है यानी कॉमन ईरा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप क्या होता है? आगे यहाँ पर एनो डोमिनी यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद आता है उसको बोलते हैं एनो डोमिनी। वर्ष 50 ईसा पूर्व, यानी कह रहा है कि वर्ष 50 ईसा पूर्व, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, यानी 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। देखिएगा इसमें उल्टा ही जाता है, जब भी अगर कहेगा ईसा पूर्व तो उल्टा आएगा, यानी 50। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि 50 वर्ष ईसा पूर्व, तो 50 वर्ष ईसा पूर्व है ना, तो 150 वर्ष पूर्व के बाद आता है, क्योंकि यानी सी में है ना, यानी कॉमन ईरा में, यानी कहने मतलब बीसी में उल्टे ही गिनती होता है। फिर कह रहा है कि वर्ष 1015 ईस्वी की शताब्दी में आता है, यानी 1015 ईस्वी की शताब्दी में आता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी 11वीं शताब्दी में आता है। अभी बोले है। फिर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग मिलाते हैं। देखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर पर देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, ठीक है। तो डी नंबर यहाँ पर होगा, यानी देखते हैं कि क्या कह रहा है। 1 का 4 बी के 3, 1 का 4 बी के 3, 1 का 4 बी के 3, यानी 1 का 4 बी के 3, यानी शक संवत जो है, शक संवत, तो शक है 78 ईसा पूर्व, विक्रम संवत है 58 ईसा पूर्व, यानी शक तो शक कीजिएगा 78 गोरा पर, इसीलिए शक संवत 78 ईसा पूर्व और विक्रम संवत हो गया 58 ईसा पूर्व। और बाकी 2 गो बच गया, तो इसके लिए देखते हैं। अब देखिए सी के कह रहा है 2 और डी के 1, सी के 2 और डी के 1, सी के 2, सी के 2, सी के 2, यानी सी के 2 और डी के 1, यानी कहने का मतलब है कि गुप्त संवत या 320 ईसा पूर्व और काली संवत यह हो गया आपका 3102 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पर 21 नंबर, पर है कि विक्रम संवत प्रारंभ होता है, या विक्रम संवत जो प्रारंभ होता है, अभी बोले है कि 58 ईसा पूर्व, वही कहता है शक तो 78 हो जाता है ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पर है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कनिष्ठ। क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। यह क्वेश्चन पूछा था एसीसी में पूछा था, ठीक है। उसके बाद सीआरपीएफ में, डब्ल्यूबीपीएससी में पूछा था, उसके बाद पीसीएस ने पूछा था। करे कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जिसको बोलते हैं नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। करे कि गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है, चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो ऑप्शन नंबर ए, अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में। आगे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सही कूट को चयन करना है। बताइए विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, तो एकदम सही है, आरंभ हुआ। चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि शक संवत 78 में आरंभ हुआ, गुप्त संवत 319 में आरंभ हुआ, यानी कहने का मतलब कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। हर्षवर्धन ने 606 में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो यह हो जाएगा आपका अपने राजारोहण के उपलक्ष्य में। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचियुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचियुरिक संवत भी कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी त्रैकुटक संवत, त्रैकुटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य 6। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी लक्ष्मण सेन को। यानी कह रहा है कि किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन, यानी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1931। फिर कह रहा है कि विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतर करने पर क्या मान आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी 2018 आएगा, सॉरी 2013 आएगा। क्या आएगा? 2013 आएगा। यानी कह रहा है कि 2070 को अगर संवत में, ईस्वी संवत में अगर बदले तो कितना आएगा? 2013 आएगा। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि विक्रम संवत और शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो हो जाएगा 135 वर्ष का अंतर है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कि पुलकेशन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1928 साके। फिर कह रहा है कि पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति जिसको बोलते हैं स्ट्रेटिग्राफी निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन 14 निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो बिलार्ड लीवी, बिलार्ड लीवी। फिर कह रहा है कि कास्ट अस्थि सांख्य के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो कार्बन 14। यानी कहने का मतलब है कि जीवों का अवशेष जो है ना कार्बन 14 से प्राप्त किया जाता है। यानी कार्बन 14 से हम लोग क्या करते हैं? उसको नापते हैं, मापते हैं। उसके बाद कार्बन डेटिंग की आयु निर्धारण होती है किसमें? तो ऑप्शन नंबर ए यानी अभी बोले है जीवाश्म में। फिर कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक का अंत एवं ऐतिहासिक का आरंभ तब माना जाता है जब क्या हुआ था? तो जब जो है हाँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी जब मानव ने लिखना सीखा। कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। फिर कह रहा है कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल इसको बोलते हैं हिस्ट्रिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता को आदि इतिहास क्यों कहा जाता है? इसमें कौन सा प्रमाण मिला है? तो इसमें लेखन का प्रारंभ, सॉरी इसमें देखिएगा, इसमें लेखन का क्या मिला है? तो प्रमाण मिला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कह कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर वन चैत ग्रेगोरियन कैलेंडर के निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी 22 मार्च अथवा 21 मार्च। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, किसने इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था? किसने? तो यह चलाया था सेलेरियस। किसने चलाया था? सेलेरियस। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी अल बरूनी। कौन? अल बरूनी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। कह रहा है कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों के क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऐतिहासिक स्रोत। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक स्रोत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा, कह रहा है कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी पुराण को नहीं माना जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी, महाभारत। त्रिपिटक जैन कह रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? त्रिपिटक कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछा था एसएससी में, आरआरबी में पूछा था, उसके बाद आरटीएस में पूछा था। जातक किसका ग्रंथ है? जातक, तो जातक जो है ना, तो वह ग्रंथ है आपका बौद्ध का। यानी त्रिपिटक और जातक यह किससे संबंधित है? तो बौद्ध से। कह कि मिलिंद पंदहो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ऑप्शन नंबर ए, नागसेन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी, ऑप्शन नंबर डी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभाष्य के रचनाकार कौन है? यानी महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो महाभाष्य का रचनाकार जो है वह है आपका पतंजलि। कौन है? पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि कालिदास द्वारा रचित माल अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी यानी अग्निमित्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमाचरित के रचनाकार का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी बिलहन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंदर बदई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? यानी सिकंदर के साथ कौन कौन से इतिहासकार नहीं आए थे, इसके बारे में पता करना है। देखिएगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी हेरोडोटस नहीं आया था। लेकिन कौन कौन आया था? निरियाकस, एनासीक्रिटिस, उसके बाद एरिस्टोबुल्स, लेकिन हेरोडोटस नहीं आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत का दौरा सबसे पहले जो किया था मेगिस्तानिक ने किया था, मेगिस्तानिस ने। मेगिस्तानिस की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। जियोग्राफिया की रचना किसने किया? जियोग्राफिया की रचना किसने किया? तो जियोग्राफिया की रचना जो है वह किया आपका स्ट्रैबो ने। कौन किया? स्ट्रैबो ने किया। किसने किया? स्ट्रैबो ने किया, स्ट्रैबो। आगे देखिएगा, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? यानी प्लिनी के पुस्तक का नाम क्या है? तो नेचुरल हिस्टोरिया। फिर कह रहा है कि पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की रचना किसने किया? तो अज्ञातनुमा यूनानी लेखक ने, अज्ञातनुमा यूनानी लेखक ने। इसका कोई नाम ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाहियान कहाँ के निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी चीन का। फिर कह रहा है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। पूछेगा हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के। कह रहा है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो हेनसांग, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यही बताना चाह रहे थे। 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो ऑप्शन नंबर ए यानी पाल। कह कि अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता जो है वो आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से। कह रहा है कि
दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बटूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बटूता जो है वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक 1443 से 44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी देवराय द्वितीय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 1861 में। भारतीय पुरातत्व के जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं किसको? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? यानी हड़प्पा का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी यानी दयाराम साहनी। वही पूछेगा मोहनजोदड़ो तथा खालदास बनर्जी। आगे देखिए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। तो ये रहा जीके जीएस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।